नमस्कार। मैं हूं नवीन चौधरी और आपने देखना शुरू कर दिया है एग्जाम नगर। एग्जाम नगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस शैक्षिक यात्रा में आप सबके सहयोगी के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में मैं आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। हम पॉलिटी में भारत के राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे और भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति हमने पढ़ ली थी। आज हम विधायी शक्तियां पढ़ने वाले हैं और इससे पहले की शक्तियों को देखने के लिए, महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के संदर्भ में जानने के लिए आप पहले की वीडियो देख लें या प्लेलिस्ट इंडियन पॉलिटी में जाकर के आप पहले की वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे भेजना ना भूलें। अब हम बात करते हैं आपके सामने पॉलिटी में भारत की राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में। आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्ति देखिए मित्रों, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति देखनी है। हमने कल आपको बताया था कि राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं और चूंकि देश का संवैधानिक प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति, तो जब देश का संवैधानिक प्रमुख होता है तो साधारण सी बात है कि देश के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं और उन्हीं शक्तियों में, राष्ट्रपति की शक्तियों में एक शक्तियां हैं विधायी शक्ति, और इन विधायी शक्तियों के ऊपर हम विचार विमर्श करने वाले हैं। देखिए 1976 में 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 74 के अंदर एक बिंदु जोड़ा गया और उस भाग का नाम रखा गया उपभाग 1। बात है 1976 की। इसके अंदर लिखा गया कि भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा कार्य करेगा, यानी उनके परामर्श पर कार्य करेगा। यानी अगर देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद या उसका जो मंत्रिमंडल है, ये जो सलाह देंगे उस सलाह को देश के राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। तो जो विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की हैं और राष्ट्रपति में ही निहित हैं और राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। लेकिन 1976 में जो संविधान संशोधन किया गया उसके अनुसार अब भारत के राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां तो हैं, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र की शक्तियां हैं। ये शक्तियां पूर्णतः प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में ही निहित हो गई हैं, क्योंकि अगर भारत की मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ये जो है किसी चीज को या कोई इनका विचार है या ये किसी चीज कोई कानून पास कर देते हैं या कोई ऐसा जो भी कोई उपबंध है जो ये उचित समझते हैं और जहां भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने आवश्यक है और ये संविधान में प्रदत्त शक्तियों में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है, तो अगर वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार तो है कि वो उस पर 14 दिवस का विचार विमर्श करने के लिए उसे वापस लौटा सकते हैं या उसे वापस लौटा सकते हैं। लेकिन इस संविधान संशोधन ने उनके हाथ बांध दिए और उन्हें जो है इस बात के लिए बाउंड कर दिया गया कि अगर उस मंत्रिपरिषद ने उसे वापस उस प्रस्ताव को या कुछ कानून बनाने के लिए उस विधेयक को अगर वापस भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा है तो राष्ट्रपति की मजबूरी होगी, वो बाउंडेड होंगे कि उन्हें अब इसके ऊपर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो आपको एक तो इस बात को बड़ा ध्यान रखना है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी विधायी शक्तियां जो है उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विधायी शक्तियों के ऊपर एक तरीके से एकाधिकार है और भारत की मंत्रिमंडल का या भारत के प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल का प्रधान है, मंत्रियों का प्रधान है, ये भारत के राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे भारत के राष्ट्रपति को इस बात को मानना ही मानना पड़ेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जब ये अपने देश में ये जो संविधान संशोधन किया गया, इसके इस बिंदु में एक लाइन और लिखी गई है।
वो लाइन ये लिखी गई है कि भारत की मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह देती है, क्या सलाह देती है, इस बात को किसी भी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। यानी यह बात देश के राष्ट्रपति किसी भी तरीके से इस बात को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में एक पुस्तक पर बहुत विवाद है, और पुस्तक लिखी थी जब देश के उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, उपराष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी के समय जो उपराष्ट्रपति थे। तो जो हामिद अंसारी के समय पुस्तक लिखी, हामिद अंसारी जब उपराष्ट्रपति थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, अभी एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक उनकी बड़ी चर्चा में है। तो वो जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने बहुत सारे इस तरह के प्रश्न दिए हैं, और जो अब विवाद में है, और वो विवाद में खुद ही फंस गए हैं। जब आप उस करंट डिबेट, करंट टॉपिक को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो खुद ही अपने उन विवादों के अंदर फंस गए हैं। तो वहां वो इसी तरह की चर्चा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें आकर के कहा था, प्रधानमंत्री ने उन्हें ये सलाह दी थी, मंत्रिमंडल ने उन्हें ये सलाह दी थी, लेकिन वो माने नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। इस तरह की बातें उन्होंने, जैसे एक प्रसंग आपको बताऊं, उन्होंने लिखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि जितने भी जो विधेयक आपके पास आते हैं उन्हें शोरगुल के अंदर ही पास करवा दो, यानी कि बहस मत कराओ, जैसे शोरगुल होती है हाँ या ना पक्ष बुलवाओ, हाँ पक्ष के बार हाँ पक्ष की लोबी को बुलाओ, एक बार ना पक्ष की, और वोटिंग करवा करके आप फटाफट शोरगुल में उन्हें पास कर दो। हामिद अंसारी जी अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं कि मैंने उन्हें प्रधानमंत्री जी को मना कर दिया, लेकिन जब वास्तविक तथ्यों को देखा जाए तो बहुत सारे कानून ऐसे बने हुए हैं जिन्हें पास करने के लिए हामिद अंसारी जब राज्यसभा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो जब वो उस समय प्रधान सभापति वहां के थे तो उनके चेयर पर बैठे होने के बावजूद 1 मिनट से भी कम समय में बहुत सारे कानून जो हैं, वो विधेयक जो हैं वो उस समय पास हुए। तो उनके तथ्यों पे बहुत ज्यादा विवाद है, ये एक करंट का टॉपिक है, कभी इसके ऊपर भी क्लास लेंगे और आपको बताएंगे उसके बारे में सारी बातें। तो एक तो ये हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में सबसे पहली बात ये जानी है कि भारत के राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्तियां होती हैं, इन विधायी शक्तियों, ये जो विधायी शक्तियां हैं, इनके ऊपर एक तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल का इसके ऊपर जो है एकाधिकार होता है, और ये जो सलाह इसे देते हैं या जो कानून पास करवाने के लिए ये भारत के राष्ट्रपति को लिखते हैं, उसे भारत के राष्ट्रपति को उसके ऊपर हस्ताक्षर करना ही करना पड़ता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी विधायी शक्तियों पर एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले संसद संबंधी जो शक्तियां हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को संसद संबंधित क्या शक्तियां प्राप्त हैं। तो सबसे पहले विधायी शक्तियों में हम संसद संबंधित देखते हैं। संसद संबंधित शक्तियां क्या है, देखिए भैया, सबसे पहली बात है कि जैसे ही एक साधारण चुनाव होता है, यानी कि लोकसभा का एक साधारण चुनाव होता है, साधारण चुनाव के बाद सबसे पहले जब लोकसभा के सभी सदस्य आते हैं और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलवा देता है, उसके बाद दोनों सदनों की जो है भारत के राष्ट्रपति एक अधिवेशन बुलाते हैं दोनों सदनों का, और उस अधिवेशन में वो अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। और ये जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, ये राष्ट्रपति का अभिभाषण उससे पहले की जो सरकार है, उस सरकार ने क्या कामकाज किए हैं, इसके ऊपर भारत के राष्ट्रपति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं कि जो गत जो सरकार थी उस गत सरकार की उपलब्धियां बताते हैं इसके अंदर, और इसके साथ ही वो आने वाले नए भारत का विजन कि नई जो सरकार है वो क्या क्या करने वाली है, क्या सरकार करेगी, इस बात को भी वो सदन के अंदर रखते हैं। और चूंकि ये जो मामला है वो भारत के राष्ट्रपति भी, जो आपको बताया मैंने कि राष्ट्रपति के भी हाथ यहाँ बंधे होते हैं, वो एक बाउंडेड पर्सन होते हैं यहाँ, तो इस कारण भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल और सरकार, जो नई सरकार आती है, और उनके बीच, राष्ट्रपति और सरकार के बीच किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हो, इसलिए भारत के राष्ट्रपति भी इस बात में विश्वास रखते हैं कि नई सरकार उन्हें जो बात बताती है, जो जिस तरह का प्रतिवेदन उन्हें देती है, लगभग आशा होता आया है कि भारत के राष्ट्रपति उसी प्रतिवेदन को अपने संसद के अंदर प्रस्तुत कर देते हैं। तो एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली बात तो ये बताइए कि जब भी कभी साधारण चुनाव होंगे तो साधारण चुनाव के बाद भारत के राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं
और उस अधिवेशन में वो अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं। वो चाहे तो किसी एक सदन को भी जो है एक सदन का अधिवेशन बुला सकते हैं, उसमें अपना अभिभाषण वो प्रस्तुत कर सकते हैं, और चाहे तो वो दोनों को बुला सकते हैं, और चाहे तो दोनों को वो सेंट्रल भवन में बुला सकते हैं, राज्यसभा में इकट्ठा कर लें, लोकसभा में इकट्ठा कर लें, वो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा भंग करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो एक तो हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति की जो अभिभाषण जो है वो अपना प्रस्तुत करते हैं और संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, और बजट सत्र जो होता है उससे पहले भी भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना अभिभाषण संसद के अंदर प्रस्तुत करते हैं। जैसे अभी कल जो है बजट प्रस्तुत होगा, और कल यानी कि जो बीत गया उस कल में भारत के राष्ट्रपति ने सरकार की योजनाओं को, सरकार की उपलब्धियों को बताया है, लोकसभा में बताया है। और चूंकि किसान आंदोलन अपने शीर्ष स्तर पर है, तो भारत के राष्ट्रपति ने कहा भी है कि जो लाल किले की जो घटना हुई है वो कड़ी निंदा करने वाली घटना है, और उन्होंने जो किसान जो कानून जो लागू किए गए हैं देश के अंदर, जिसके बारे में एक विस्तृत क्लास मैंने पहले ही दे दी है, उसके बारे में कुछ बताए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो किसानों के पक्ष में है और बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। तो यहाँ एक साधारण सी बात आप देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति भी किसानों के जो प्रोटेस्ट है उसको क्यों नहीं देख रहे हैं, वो सरकार की बात क्यों कह रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से सरकार के नुमाइंदे होते हैं, और जिसकी सरकार होती है ऐसा होता आया है कि राष्ट्रपति भी उसी की सरकार के होते हैं। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति जब अभिभाषण प्रस्तुत करते हैं तो वो सरकार की ही उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हैं। जब एक सरकार बन जाती है उसके बाद की बात है, तो वो सरकार की उपलब्धियों को रखते हैं, और आने वाले समय में सरकार का विजन क्या है वो इस बात को भी रखते हैं। तो आपको इन दोनों बातों को बहुत आसानी से समझ लेना है कि राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण में क्या करते हैं और क्या उनका काम होता है। ठीक है, अब अगली बात हम देखते हैं। तो अगली बात यह है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारी संसद को इस बात के लिए एक आग्रह कर सकते हैं या एक संदेश भेज सकते हैं कि कौन कौन से जो विधेयक हैं वो लंबित हैं, और उन विधेयकों पर यथाशीघ्र चर्चा करवाई जाए, और चर्चा करवा करके उन्हें जो है सदन के अंदर अगर पास होते हैं तो पास करवा दीजिए, पास नहीं होते हैं तो वो उस तरह की प्रक्रिया, लेकिन जो है प्रक्रिया अमल में लाई जाए। इस बात के लिए भारत के राष्ट्रपति संसद को लिखते हैं कि जो बकाया जो लंबित जो विधेयक हैं उनके ऊपर चर्चा करवाई जाए, या उनको पास अगर वो होते हैं तो पास करें, वोटिंग वगैरह वो सब लोकसभा का सिस्टम है वो सब करवाया जाए। तो ये राष्ट्रपति इस तरह के आदेश भी, जो इस तरह का संदेश है वो भी संसद को पहुंचवा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में दोनों के अंदर ही कुछ सदस्यों का वो मनोनयन करते हैं। और कैसे मनोनयन करते हैं एक बार इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं, मोटी मोटी बात देख लेते हैं। एक तो है कि अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति ये देखते हैं, या ये जो है लोकसभा की जो निर्वाचन जो आयोग है उसके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से पता लगाते हैं, या वो उचित समझे तो लोकसभा अध्यक्ष से भी पता करते हैं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियंस को, यानी जो अप्रवासी जो भारतीय हैं जिनको अपन कहते हैं कि एंग्लो इंडियंस, इन एंग्लो इंडियंस को उचित प्रतिनिधित्व मिला कि नहीं मिला। तो उचित प्रतिनिधित्व अगर मिला है तो ठीक है, और नहीं मिला है तो भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन करें। तो इसके हिसाब से अगर एंग्लो इंडियंस को बहुमत मिलता है तो यहाँ वो मनोनीत नहीं करते हैं, और अगर एंग्लो इंडियंस को बहुमत नहीं मिलता है, उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, तो वो 2 लोगों का मनोनयन अपने हिसाब से जो उचित समझे वो भारत के राष्ट्रपति कर देते हैं। इसके अलावा है अपनी राज्यसभा। तो राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति उन लोगों को जो कला, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र
वाणिज्य आदि क्षेत्र में जो विशिष्ट लोग हैं या जो जानकार लोग हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त लोग हैं, उन लोगों को वो यहाँ मनोनीत करते हैं और इनकी संख्या 12 होती है। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कितने लोगों का मनोनयन कर सकते हैं, तो वो 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। और इससे पहले जब मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो 12 लोग होते हैं, ये 12 लोग भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। ये 2 लोग भी भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये बहुत ही सोचने वाली और बहुत ही रोचक बात है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो ये 2 लोग और ये 12 ये उसके अंदर महाभियोग की प्रक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद अब हम अगली चर्चा करते हैं। अगली चर्चा है हमारी कि भारत के राष्ट्रपति को विधेयक संबंधी कौन कौन से शक्तियां प्राप्त हैं। एक बार हम इस बात को भी देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को विधेयक से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, इस बात को हमें देखना है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की विधेयक संबंधित शक्तियां, तो विधेयक संबंधित शक्तियों में एक तो आपको यह देखना है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास ये शक्ति है कि अगर संसद के अंदर धन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा, कौन सा विधेयक, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रपति के संज्ञान में बात लाई जाती है कि संसद के अंदर धन विधेयक लाया जा रहा है और इस धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति से पहले ही अनुमोदन लिया जाता है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि हम ये बात कहें कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उससे पहले इस बात की परमिशन ली जाती है, ठीक है। दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति से अगर कोई सदन में धन विधेयक या समझे कि वित्त विधेयक अगर सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है और वो जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है वो धन विधेयक तो नहीं है, यानी हम यहाँ ये कह दें कि ये हम लिखें कि वह जो विधेयक है सदन में जो प्रस्तुत किया जा रहा है अगर वो वित्त विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक नहीं है, लेकिन भारत की संचित निधि पर भारित है, लेकिन भारत की संचित निधि पर भारित है, संचित निधि पर, ठीक है, कि भारत की अगर संचित निधि पर भारित है वो, तो भी भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है। बिना भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन के इसे संसद में नहीं रखवाया जा सकता है। बात आपके समझ में आ रही है कि अगर वित्त विधेयक है तो राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ेगा। अगर वित्त विधेयक नहीं है लेकिन शर्त यह है कि अगर वो भारत की संचित निधि के ऊपर भारित है तो भी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी बात है कि किसी राज्य की सीमा में फेरबदल किया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है, या फिर राज्य की सीमा के अलावा किसी नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। और भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो इस बात का समय लेते हैं और इस बात के लिए संसद को आश्वस्त करते हैं कि वो उन राज्यों से इस बात बाबत बात करेंगे कि वो राज्य इस बात के लिए एग्री हैं या नहीं है, या उन राज्यों में किस प्रकार का प्रभाव ये इससे गिरेगा। तो इस बात के लिए भी भारत के राष्ट्रपति जो है उनके पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। एक होता है कराधान के ऊपर, यानी कि टैक्स के ऊपर, यानी किसी भी तरह का टैक्स अगर लगाया जाता है और उस टैक्स से राज्य के हित प्रभावित होते हैं, राज्य के हित प्रभावित होते हैं, तो भी इस प्रकार के जो विधेयक जो सदन के अंदर रखा जाता है उसमें भी भारत के राष्ट्रपति जो है उनसे पहले अनुमोदन लेना पड़ता है और उनके अनुमोदन के पश्चात ही जो है इसे संसद के अंदर रखवाया जाता है। एक है कि व्यापार से संबंधित, कि व्यापार जो है इस व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित अगर कोई विधेयक संसद के अंदर रखा जाता है तो उसके लिए भी भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन करवाना पड़ता है, भारत के राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। भारत के राष्ट्रपति की परमिशन के पश्चात ही इन्हें रखवाया जाता है।
अगर कोई वित्त विधेयक है और उस वित्त विधेयक में भारत के राष्ट्रपति से पूर्व अनुमोदन नहीं करवाया गया और उसके बावजूद उसे जो है भारत की संसद के अंदर रखवा दिया गया और वो पारित हो गया और उसके पश्चात उस पर भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, तो देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि देश के सुप्रीम कोर्ट को इस बात की इसको अवैध घोषित करने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस तरह का विवाद खड़ा होता है कि भारत के राष्ट्रपति से वित्त विधेयक जब प्रस्तुत किया गया संसद में तो राष्ट्रपति से परमिशन नहीं ली गई, लेकिन बिना परमिशन के भी उसे पास करवा दिया गया और वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए चला गया और राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, तो उसके बाद अगर कोई इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे कि ये तो संवैधानिक प्रक्रिया जो थी उनकी पूरी पालना नहीं की गई, तो भी भारत का सुप्रीम कोर्ट इसको अवैध नहीं ठहरा सकता है और इसको अवैध घोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अब राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये आपको देखना है। चलिए अगले बिंदु की ओर हम देखते हैं। एक होता है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो सरकार संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करवा सकते हैं, और कौन कौन से प्रतिवेदन होंगे वो एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि भारत के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति होती है कि भारत का राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकता है, तो आयोगों का गठन कर सकता है भारत का राष्ट्रपति। और इन आयोगों में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्य का पिछड़ा आयोग है, भारत का जो पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी इस तरह के जो आयोग हैं, एक अपना यूपीएससी है, ठीक है, इस तरह की जो चीज है, या फिर देश का जो आर्थिक जो देश की या फिर वित्तीय जो रिपोर्ट है या वित्तीय जो प्रतिवेदन है, वित्तीय प्रतिवेदन या इस तरह के अन्य प्रतिवेदन हैं, अन्य प्रतिवेदन, इन्हें भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद के अंदर इन्हें रखवाता है और संसद में इसका पूरा एक जो रिपोर्ट है, इसका जो प्रतिवेदन है वो संसद के अंदर उन्हें प्रस्तुत करवाता है और संबंधित अधिकारी को या संबंधित जो जैसे अपना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो अपनी रिपोर्ट ऑडिट जो रिपोर्ट होती है उसकी रिपोर्ट जो है वो संसद में रखवाएं। ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियों में आती हैं कि वो इस तरह की चीजें जो है, इस तरह के प्रतिवेदन भारत की संसद के अंदर वो रखवा देते हैं। ठीक है, अगली बात है कि अगर किसी राज्य के अंदर, किसी राज्य में कोई विधेयक, राज्य की विधानसभा में कोई विधेयक रखवाया जा रहा है और वो जो विधेयक है वो विधेयक धन विधेयक है, धन से संबंधित उसका मामला है, यानी कि वो उसके ऊपर भारित है, वित्त से संबंधित राज्य पर भारित है, तो कोई अगर धन विधेयक किसी राज्य की विधानसभा में रखवाया जा रहा है, धन विधेयक राज्य की विधानसभा में रखवाया जा रहा है और भारत के राष्ट्रपति ऐसा समझते हैं कि इस धन विधेयक के रखवाए जाने से राज्य की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होने की बजाय वो उसके ऊपर एक तरीके से भारित होगा और लोगों के ऊपर भारित होगा और राज्य का इससे खर्चा बढ़ेगा और कोई फायदा इससे होने वाला नहीं है और सरकार अपनी मनमानी करना चाह रही है। अगर इस तरह भारत के राष्ट्रपति समझते हैं, तमाम तरह की वो बातें जो राष्ट्रपति अपने सब विवेक से ऐसा समझते हैं, या राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के तौर पर जो उस राज्य के अंदर उन्होंने राज्यपाल को भेजा हुआ है, वो राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को ऐसा उचित समझे और ऐसी सलाह देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति की सब विवेक शक्ति है कि इसमें भारत के राष्ट्रपति उस राज्य को ये निर्देशित कर सकते हैं कि वो ऐसे धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल की अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए वो भेजें और राष्ट्रपति इसके ऊपर अनुमोदन करेंगे तो ही वो उस सदन के अंदर रखवाया जा सकता है, अन्यथा वह उस सदन के अंदर नहीं रखवाया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल की ये शक्ति राज्यों के ऊपर भी अपना अधिकार दिखाती है, राज्यों के ऊपर भी अपनी बात बताती है, आपको इस बात को देखना है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इस बात को भी आपको देख लेना है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की एक शक्ति होती है और देखा गया है कि इस तरह की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, देखा गया है कि इस शक्ति की भारत के राष्ट्रपति अक्सर सरकारें अपनी पालना राष्ट्रपति से इस तरह का करवाती रहती हैं। जैसे किसान जो कानून बने हैं, ये किसान कानून भी पहले अध्यादेश के रूप में जारी करवाए गए थे,
अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब होता है कि एक तरीके से अध्याय यानी कि आधिकारिक और आदेश यानी कि आदेश। ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो एक तरीके से एक आदेश देते हैं, और ये आदेश उस समय देते हैं जब भारत के राष्ट्रपति को लगता है कि देश में अब एक ऐसे कानून बनाए जाने की आवश्यकता है, एक ऐसे आदेश, कानून रूपी एक आदेश देने की आवश्यकता है जो भारत के जो है गजेटियर में, भारत का जो प्रपत्र है, आधिकारिक जो प्रपत्र है गजेटियर जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, कि उस गजेटियर में प्रकाशित करवाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी सदन का कोई भी सत्र जो है वो चल नहीं रहा है, और लेकिन उस कानून की आवश्यकता है। तो भारत के राष्ट्रपति सरकार के परामर्श से और वो इस तरह का कोई अध्यादेश जारी कर देते हैं, और जब इस तरह का अध्यादेश जारी होता है तो इस अध्यादेश को जब भी सदन का अगला सत्र चलता है तो उस अगले सत्र में, सदन के अगले सत्र में इस अध्यादेश के ऊपर चर्चा करवाई जाती है, और चर्चा के साथ इसके ऊपर वहां अगर वोटिंग करवाई जाए, या वोटिंग सिर्फ हाँ या ना की करवाई जाए, तो हाँ या ना की वोटिंग करवाई जाए, या किसी भी तरीके से इसके ऊपर वोटिंग करवा के इसे दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाया जाना आवश्यक होता है। तो दोनों सदनों से इसे पास करवाया जाता है, और दोनों सदनों से पास करवाने के बाद यह हस्ताक्षर के लिए भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है, और भारत के राष्ट्रपति इस पर दोबारा से हस्ताक्षर करते हैं, तब यह कानून बनता है। लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति ने एक बार अपना अध्यादेश जारी कर दिया है तो ये अध्यादेश जो है, ये जब भी अपना जब भी सदन चलेगा, यानी कि हमारी संसद का जब सत्र चलेगा, तो संसद सत्र में 6 सप्ताह तक यह जो है प्रभावी रहता है, और 6 सप्ताह के बाद इसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताई है। अगर आपके दिमाग में एक सवाल आ जाए कि भारत की मान लीजिए एक सदन, लोकसभा, संसद के 2 भागों में लोकसभा और राज्यसभा में से एक भाग चल रहा है, यानी कि एक ही चल रहा है, दूसरे का सत्र नहीं चल रहा है। अक्सर से ऐसा होता है कि दोनों ही सदन चलते हैं, लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि अगर एक चल रहा है तो 6 सप्ताह की गणना हम कैसे करेंगे, ये आपको देखना है। तो देखिए, 6 सप्ताह की गणना हम ऐसे करते हैं कि जैसे ही ये अध्यादेश जो है ये हमारी संसद चली, और संसद का जब सत्र चला तो संसद के सत्र के 6 सप्ताह तक इसके ऊपर ये पूरी प्रोसेस को पूरा करना होता है। यानी कि इसके बाद कब तक संसद चलेगी और कब तक संसद नहीं चलेगी, तब तक यह प्रभावी रहता है। लेकिन संसद का सत्र जब चल गया, उसके आने वाले 6 सप्ताह तक इसके ऊपर इस तरह की प्रोसेस करवाई जानी आवश्यक होती है। अगर मान लीजिए कि ये अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति ने जारी कर दिया, और अध्यादेश जारी करने के बाद लोकसभा ही चली, राज्यसभा का सत्र नहीं बुलाया गया, लेकिन इसके कुछ समय बाद ये सत्र बुलाया गया, तो इन 6 सप्ताह की गणना लोकसभा से नहीं होगी। इन 6 सप्ताह की गणना अब राज्यसभा के उस दिन से होगी जिस दिन से राज्यसभा चली, राज्यसभा का सत्र चला, उस दिन से 6 सप्ताह की गणना होगी, और 6 सप्ताह के अंदर इस तरह के कानून, इस तरह के जो विधेयक है उसे रखवाया जाएगा। जैसे कृषि जो कानून थे, ये भारत के राष्ट्रपति ने पहले ही अध्यादेश के रूप में जारी कर दिए थे, और उसी बात पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ कि भारत में, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी करते हैं जब उन्हें यह लगता है कि इस स्थिति में अब अध्यादेश जारी करना बहुत जरूरी हो गया है, और अब जो है भारत की चूंकि संसद जो है वो नहीं चल रही है, और संसद फिर भी कानून बनाया जाना बहुत जरूरी है, तो भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो बवाल इसी बात को लेकर है कि क्या आवश्यकता थी कि कोरोना के समय में जब पूरी दुनिया कोरोना के अंदर जूझ रही थी और भारत के राष्ट्रपति ने इस तरह का अध्यादेश जो है वो जारी कर दिया, और अक्सर ये सरकार की ही पालना होती है, सरकार ही इस तरह के अध्यादेश राष्ट्रपति से जारी करवाती है। तो क्या आवश्यकता थी कि सरकार ने इस तरह के अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति से जारी करवा दी। तो इसी बात को लेकर ये विवाद है, और बाद में जब ये कृषि बिल के रूप में आए और बिल से वापस ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से क्या बन गए, कानून बन गए। तो ये थी भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। किसी प्रकार का कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख भेजिए। आपके सवाल का हर संभव उत्तर देने की कोशिश मैं करूंगा। मेरे साथ इस शैक्षिक यात्रा में आप मेरे सहभागी बने, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं आपका, और मेरे साथ आप जुड़े। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप भेजें ताकि मुझे असीम ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और जब ऊर्जा की प्राप्ति होगी तो आप में ऊर्जा भरने की गारंटी मैं स्वतः ही अपने आप ही जिम्मेदारी स्वरूप ले लूंगा, और
आपकी भर्ती परीक्षाओं में आने वाले जो सवाल हैं वो इस समस्त सवाल इसी कंटेंट में से आए, इस बात के लिए मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है EXAMNAGARR। ये जब आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अभी तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत। जय हिंद, जय भारत।